दोस्तों याद रखना, जिस किसी दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो सुनिश्चित हो जाइए कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हो। इसका मतलब आप समझ सकते हो, बहुत बेहतर तरीके समझ सकते हो, क्योंकि इससे कि जब भी कोई अच्छा काम करने जाएंगे तो वहां पर आपके सामने हजारों समस्याएं आके खड़ी होगी और उसको ओवरकम करके अपने को निकलना होगा। ठीक है, तो इसको से बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट पढ़ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ता हो तो उसके सामने क्या समस्या आएगी, और एक स्टूडेंट मान लो कि संघर्ष करता है, पढ़ता है, तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी। कोई शब्द किसी कभी समझ में नहीं आएगा, कोई क्या दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस थॉट्स को मैंने दिया है, इसको बेहतर तरीके से आप समझने की कोशिश करना। हेलो दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यहाँ पे से पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। इससे पहले 2 क्लास कंप्लीट ऑलरेडी हो चुकी है और उसमें बेसिक और उससे थोड़ा सा अलग लेवल, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वगैरह पे डिस्कस किया मैंने। और यदि से आपने वो दोनों क्लासें नहीं देखी तो आप उसको जरूर देखें, क्योंकि उसी से जुड़ी हुई आज की क्लास है। और यहाँ पे ये जो क्लास है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसी एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पे 2 ऐसे फैक्ट हैं जो आते ही आते हैं। उसको मैं से किसमें बताऊंगा, तो उसमें आप ध्यान से इसको देखते रहिए, ताकि से वो जो फैक्ट है वो मिस ना हो। क्योंकि वो मिस मान लो हुए तो फिर से कि यदि एग्जाम में वो आ गए तो आपसे गलती हो सकती है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करें बिना किसी टाइम गवाए। तो देखो, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन। तो अब इसको बहुत सिंपल तरीके से दिले है विभाजन को। तो विभाजन से आप क्या समझते हैं, जैसे कि कोई संपत्ति है या फिर कोई से कि सामान है। ठीक है, तो वो सामान को आपको विभाजित करना है, मतलब से कि 5 लोग हैं उसमें, उनमें विभाजन करना है उनका। तो क्या करना, मतलब बांटना है, अलग अलग हिस्से करना है। ठीक है, तोड़ना है उनका अलग अलग हिस्सों में। तो इस तरीके से यहाँ पर भी विभाजन का मतलब क्या होता है, टूटना या अलग होना। ठीक है, तो एक जो वस्तु है उसको 2 अलग अलग भागों में तोड़ना, या उसी एक वस्तु से 2 अलग अलग वस्तुएं बनाना। क्लियर? तो यहाँ पे ये हुआ विभाजन का मीनिंग। उसके बाद फिर बात आती है यहाँ पे कि कोशिका विभाजन, ये आगे प्रोसेस पूरी बढ़ाएंगे। उससे पहले कम से कम ये जान लेना बहुत जरूरी होता है कि कोशिका विभाजन का जैसे कि ये कंसेप्ट किसने दिया, ठीक है, और कब दिया। तो कोशिका विभाजन के बारे में जो पूरा डिटेल जो बताए, जिस वैज्ञानिक ने बताया, उनका नाम है वर्चो। ठीक है, क्या नाम है, वर्चो, ये नाम है। और कब से ये इन्होंने पूरा अध्ययन किया था, पूरा से की डिटेल दी थी, कंसेप्ट पूरा दिया। ये कब दिया था, 1855 में। ठीक है, 1855 में कोशिका विभाजन पूरा समझाया और ये डिटेल पूरी दी, कंसेप्ट पूरा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये कोशिका विभाजन हुआ। अब कोशिका विभाजन की प्रोसेस के बारे में हम देखते हैं, इसके आगे की प्रोसेस क्या है, इस कोशिका विभाजन का मतलब क्या है। हमने केवल विभाजन का तो देख लिया, ठीक है, और इसकी खोज भी देख ली, वर्चो ने की थी 1855 में, किसकी, कोशिका विभाजन की। अब कोशिका विभाजन होता क्या है, सबसे पहली बात ये है। तो कोशिका विभाजन से यहाँ पर आशय है, मतलब साइंस की के अकॉर्डिंग जो समझाया गया है उसमें ये बताया है इस वैज्ञानिक के द्वारा कि एक ही कोशिका से अन्य संतति कोशिकाओं का निर्माण होना या फिर उनको जन्म देना। ठीक है, एक कोशिका, जैसे कि मेन एक कोशिका होगी, उसी से दूसरी कोशिकाएं बनती है। इन्होंने यहाँ पे ये पूरा बताया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला था कि जो एक मुख्य कोशिका होती है उसी से संतति कोशिकाओं का जन्म होता है, मतलब दूसरी कोशिकाओं का निर्माण होता है। इतना क्लियर हुआ। बाकी थोड़ा बहुत मानो कुछ डाउट भी रहेगा तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा डायग्रामेटिकली आपको एक एक चीज पूरा बताऊंगा, कैसे कैसे बनती है, कैसे कैसे अलग होती है। क्लियर? अब फिर यहाँ पे आपको से ये बता दूं, जो कोशिकाएं जो बनती है, ये कोशिकाएं क्या कार्य करती है। तो कोशिकाएं जो बनती है, इनका जो मेन कार्य होता है वो क्या करती है, शरीर के विकास में सहयोग करती है। उसके बाद
जो उत्तक रहते हैं, जो टिश्यू रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर, टिश्यू मतलब से बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक मतलब टिश्यू का निर्माण करती है, एक इकाई का निर्माण करती है, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं हम? टिश्यू या उत्तक बोलते हैं। अब वो मान लो से कि टूट फूट जाता है, जब से कि कहीं चोट लग जाती है या फिर कोई और घटना होती है जिसकी वजह से जो टिश्यू होते हैं, उत्तक होते हैं, वो टूट जाते हैं, और उनके जो पुनर्उत्पादन में, फिर से उनका निर्माण करने में किसका योगदान होता है? तो कोशिकाओं का योगदान होता है। ठीक है, तो इन कोशिकाओं के बारे में पूरा डिटेल में मैंने से कि पिछली क्लास में बेसिक पूरा से बताया, क्लियर। तो उसको बेसिक तरीके से पूरा समझ लेना है, ताकि से कि ये चीजें एक एक चीज पूरी क्लियर होगी। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आप यदि से वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर भी, लेकिन यदि पहले वो वीडियो देखा उसके बाद फिर ये देख रहे हो तो आपको एकदम क्लियर होगा। ठीक है, बिल्कुल डाउट नहीं होगा। अब तो ये मैंने बताया कि कोशिका का जो कार्य होता है, शरीर के वृद्धि में, टूटे फूटे जो उत्तक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनके पुनर्निर्माण में, ठीक है, फिर से उनके उत्पादन में। तो इस तरीके से यहाँ पे विकास में भी से इनका ही रोल होता है। ठीक है, और उसके बाद में लैंगिक और अलैंगिक जनन जो होता है, इसमें भी कोशिकाओं का ही महत्व होता है। ठीक है, कोशिकाओं के द्वारा ही ये सारी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो अब फिर आगे बढ़े और अब देखें सबसे जो मेन मुद्दा है। मैंने आपको तीन से चार चीजें बताई। ठीक है, सबसे पहले कोशिका विभाजन में विभाजन शब्द का मतलब टूटना या अलग होना। उसके बाद इसकी खोज किसने की थी कोशिका विभाजन की? तो वर्चो ने की थी और 1855 में की थी। ठीक है, कोशिका विभाजन का मतलब क्या है पूरा? तो एक कोशिका से अन्य संतति कोशिकाओं, मतलब संतति मतलब उसकी एक कोशिका की संतान। ठीक है, तो अन्य संतति कोशिकाओं का निर्माण होना। ठीक है, एक कोशिका से दूसरी कोशिकाएं बनना, ये क्या है? कोशिका विभाजन है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने फिर कार्य बताए, कोशिका के कार्य। ठीक है, तो कार्य का क्या है? यहाँ पे एक शरीर का विकास, उत्तकों का जो टूट फूट गए हैं उत्तक, उनका पुनरुत्पादन, और लैंगिक और अलैंगिक जनन में सहयोग करना। ठीक है, इस प्रक्रिया को संपन्न करना। अब ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी लगभग। आपको यहाँ पे 1 2 3 क्या है? कोशिका विभाजन, इसका अर्थ या मतलब। ठीक है, मतलब ये मैंने बताया। एक कोशिका ये है, इससे अन्य कोशिकाएं बनना। ठीक है, ये क्या है? इसका मतलब है कोशिका विभाजन का। उसके बाद चौथा, इसका जो कार्य है, जो कार्य मैंने बताया, इस कार्य क्या है? सबसे पहले विकास, केवल विकास लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अब ये आप समझ सकते हो कि विकास किसका होगा? जीव जंतुओं के शरीर का। उसके बाद में उत्तक का उत्पादन। ठीक है, उत्पादन। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको लेना है। उसके बाद में जनन में, ठीक है, जनन में सहयोग। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कोशिका के कार्य है। तो ये चारों चीजें बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट जो बता रहा हूं मैं 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ भी चुके हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट कौन से हैं, एक एक करके जानना है। ठीक है, तो देखें, देखो यहाँ पे 3 पॉइंट मतलब से कि यहाँ पे जो कोशिका विभाजन होता है, ये कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? व्हाट काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, व्हाट काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन या फिर टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, ये बोल सकते हैं। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पे 3 प्रकार का होता है। 3 कितने प्रकार? 3 प्रकार। ठीक है, 3 काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन। तो इस तरीके से यहाँ पे ले, और ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहला कौन सा है? तो पहला और दूसरा जो मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 है, लेकिन 3 में से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े हुए प्रश्न आते ही रहते हैं। ठीक है, रेलवे या फिर से रेलवे, एनटीपीसी
ग्रुप डी पुलिस की एग्जाम में, वो चाहे एसआई की हो या फिर कांस्टेबल की, ठीक है, या फिर एएसआई की। तो इस तरीके के एग्जाम में ये मैक्सिमम इन 2 पॉइंट में से ही देते हैं यदि ये वाला टॉपिक से कोई प्रश्न उठाना है तो। पहला पॉइंट क्या है, पहला प्रकार क्या है कोशिका विभाजन का? तो पहला प्रकार है समसूत्री विभाजन। क्या है? समसूत्री विभाजन। विभाजन, क्योंकि हम अभी बात किसकी कर रहे हैं? कोशिका विभाजन की। तो समसूत्री विभाजन। उसके बाद में दूसरा है, दूसरा क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। विभाजन, ठीक है, सेम यही। उसके बाद में तीसरा है, तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखना जरूरी है क्योंकि प्रकार में पूछ लेते हैं कि कितने प्रकार होते हैं, 3, तो कौन कौन से हैं ये भी पता होना जरूरी है, ठीक है। तो तीसरा है असूत्री विभाजन। कौन सा है? असूत्री। असूत्री विभाजन। तो इस तरीके से यहाँ पे ये तीनों प्रकार आपके सामने हैं, ठीक है। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, ठीक है। अब इसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, इसके बारे में भी पूरा डिटेल बताऊंगा। इन तीनों के बारे में एक एक पॉइंट पूरा डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। बस आप ध्यान से देखते रहिए और एक एक चीज को समझते रहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद में देखें यहाँ पे, और इसमें समझेंगे हम समसूत्री विभाजन, ठीक है। समसूत्री विभाजन क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रोसेस होती है और कोशिका का विभाजन इसके अंतर्गत कैसे होता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन के अंतर्गत कैसे होता है। तो अब यहाँ पे देखें समसूत्री विभाजन, यहाँ पे ये जो शब्द है इसको माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में माइटोसिस बोलते हैं किसको? समसूत्री विभाजन को, ठीक है। समसूत्री जो लिखा है इसको क्या बोलेंगे हम? माइटोसिस। तो समसूत्री विभाजन मतलब माइटोसिस। तो सबसे पहले ये समसूत्री विभाजन किसने दिया था, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में माइटोसिस बोलते हैं। तो माइटोसिस शब्द सबसे पहले वाल्थर फ्लोमिंग ने दिया था, ठीक है, वाल्थर फ्लोमिंग ने। तो इस तरीके से यहाँ पे माइटोसिस शब्द सबसे पहले वाल्थर फ्लोमिंग ने दिया था। ये वाला वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं है, ठीक है, ये मत समझना। वो सारे कोई ये भी समझ ले कि वो फ्लेमिंग वो वाला है, ये फ्लोमिंग है, ठीक है। और आगे क्या नाम है? वाल्थर फ्लोमिंग है, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक। तो इस तरीके से याद रखना यहाँ पे वाल्थर फ्लेमिंग ने दिया था 1882 ईस्वी में, ठीक है। 1882 ईस्वी में ये वाला शब्द दिया था। कौन सा शब्द है? माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस, जिसे हम कहते हैं क्या? समसूत्री विभाजन। क्लियर है? अब इसकी प्रोसेस क्या है, ठीक है। समसूत्री विभाजन, ये जो माइटोसिस शब्द है इसका मतलब क्या है ये देख लो सबसे पहले। तो माइटोसिस शब्द है, इसका मतलब है धागे के समान, ठीक है, धागे के समान। तो ये इसका अर्थ है, ठीक है। अर्थ क्या है? धागे के समान, के समान, ठीक है, ये इसका अर्थ है। जबकि व्यवहारिक रूप में जो अर्थ इसका है या फिर इसी के अर्थ होता है, व्यवहारिक अर्थ जिसको हम बोलते हैं, जो आमतौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो है केंद्रक का विभाजन, ठीक है, केंद्रक का विभाजन, ये व्यवहारिक अर्थ है। तो इसके 2 अर्थ है, एक धागे के समान और दूसरा क्या है? दूसरा है इसका केंद्रक का विभाजन। तो इन दोनों को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये देखो, ये अगला है केंद्रक का विभाजन। केंद्रक का विभाजन, विभाजन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके 2 मीनिंग है, किसके? माइटोसिस के, ठीक है, समसूत्री विभाजन के। तो ये है। लेकिन अब से की जो बुकों में जो से की दिया है और उसमें जो समझाया गया है उसके अनुसार ये दोनों तो अर्थ है ही, लेकिन एक और से के रूप में इसको लिया जाता है कि व्यवहारिक तौर पर माइटोसिस शब्द का अर्थ केंद्रक का विभाजन के साथ साथ में कोशिका द्रव के विभाजन को भी शामिल किया जाता है। मतलब केंद्रक प्लस कोशिका विभाजन को ही क्या बोलते हैं? माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन में प्रोसेस कैसे होती, प्रक्रिया कैसे होती, अब ये देखना है, ठीक।
तो देखो यहाँ पे सिंपल ही आपके सामने बना है क्या है, कोशिका है, ठीक है, ये पूरा कोशिका है। और ये कोशिका में एक यहाँ पे देख लो, कोशिका के ऊपर वाली जो परत है इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका के अंदर क्या है, ये कोशिका द्रव है, कोशिका के अंदर ये जो लिक्विड जैसा दिख रहा है। उसके बाद में इसके अंदर जो गोल संरचना है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रक। और केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली है, परत है, इसको हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इन तीनों को ध्यान रखना है, कोशिका द्रव, केंद्रक झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली और ये केंद्रक झिल्ली, ठीक है। अब ये जो केंद्रक होता है इसके अंदर, इसमें कोशिका द्रव के अंदर, तो इसके साइड में यहाँ पे इस तरीके से चमकीले आकार में थोड़ा सा की परत के रूप में पाई जाती है। एक प्रकार से सेल की एक अंग है, ठीक है, सेल का एक अंग है जिसे हम क्या कहते हैं, तारक केंद्र, तारक, ठीक है, ये शब्द है तारक केंद्र। कहाँ पर होता है ये, तो केंद्र के ऊपर होता है, ठीक, केंद्र के ऊपर केंद्रक झिल्ली होती है, उसके चारों तरफ, ठीक है, बिछा हुआ रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले जब कोशिका का विभाजन होता है तो सबसे पहले इसी का विभाजन होता है, किसका, तारक केंद्र का, ठीक है, तारक केंद्र का विभाजन होता है। लेकिन ये जो प्रारंभ में तो जब तारक केंद्र का विभाजन होता है तो उस टाइम जो कोशिका है एकदम विश्राम अवस्था में होती है, मतलब जिसको हम बोलेंगे इंटरफेज, ठीक है, इंटरफेज की अवस्था में होती है। तो ये उसकी पहली अवस्था है विभाजन की, ठीक है, विश्राम की अवस्था है, पहली अवस्था है। उसके बाद में सेकेंड जो से की स्टेप है वो है प्रोफेज, ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, प्रोफेज, इसको देखना है। तो ये जो प्रोफेज है इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लो, देखो यहाँ पे ये क्या है, गोल है एकदम, ठीक है, ये जैसे ये गोल है कोशिका, तो कोशिका ये गोल है। अब जब सेकेंड स्टेप आएगी तो ये कोशिका गोल ना होकर ऊपर और इधर साइड से क्या होगी, दब जाएगी, मतलब से कि ऐसी है, इस तरीके से गोल है तो वो ऐसी हो जाएगी, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगी। धीरे धीरे वो बेलनाकार आकार लेना प्रारंभ कर देगी, ठीक है, इस तरीके से हुई है, तो ऐसे हुई। उसके बाद में अब यहाँ पे ये इस तरीके से हो गई, ठीक है। तो सेकेंड जो प्रोफेज अवस्था है वो कैसे, इस टाइप से है, मतलब ऊपर से नीचे से चारों तरफ से दबी हुई है, ठीक है, और थोड़ा सा आकार कैसा लेने की कोशिश कर रही, बेलनाकार, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इस प्रोफेज जो स्टेज है, इस अवस्था में क्या होता है कि जो कोशिका है इसके अंदर धागे नुमा संरचना जो होती है जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं, क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमोसोम बाद में जाके बनता है लेकिन पहले क्रोमेटिन रहता है, ठीक है। तो क्रोमेटिन क्या होता है, केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली धागे नुमा संरचना, इसको पहले वाली क्लास में मैंने बहुत बेहतर तरीके से बताया, वहां जाकर उसको देखना है, ठीक है। तो क्रोमेटिन, इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमेटिन टूटने लगता है, मतलब विकास इसका ज्यादा होने लगता है, तो जिससे ये लंबा होता है, टूटने लगता है, ठीक है, टूटने लगता है। किस अवस्था में, प्रोफेज की अवस्था में। क्यों टूटने लगता है, क्योंकि ये थोड़ा धीरे धीरे क्या है कि यहाँ पे जो इसका लिक्विड है कोशिका के अंदर और केंद्रक के अंदर, वो उसका निर्जलीकरण होने लगता है, मतलब सिर्फ वो लिक्विड जो द्रव है वो कम होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो क्रोमेटिन है इसके अंदर के जो भी सिक्की पदार्थ है वो सब कुछ क्लियर दिखता है और क्रोमेटिन यहाँ पे टूटने लगता है। किस अवस्था में, प्रोफेज की अवस्था में, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ेंगे तो अगली स्टेप यहाँ पर है, ये है मेटाफेज, ठीक है, अगली स्टेप क्या है, मेटाफेज। तो ये जो मेटाफेज अवस्था है, मतलब ये इस अवस्था में तीसरी स्टेप में आके जो गोल एकदम रहता है कोशिका, ये आकार कैसा रूप धारण कर लेती है, इस तरीके से बेलनाकार, ठीक है, इस तरीके से बेलनाकार आकार में आ जाती है यहाँ पे तीसरी मेटाफेज अवस्था में, क्लियर है। अब यहाँ पर आने के बाद में क्या होता है, ये जो से कि क्रोमेटिन है जो इस तरीके से फैलने लग रहे थे, मतलब फैल रहे थे, यहाँ पे पूरी तरीके से टूटे नहीं थे, ठीक है, ऐसे फैल रहे थे, तो उसमें ऐसे कि इस तरीके से खींचा गए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे गोल गोल है तो ये केंद्रक ऐसे खींच गया, मतलब इस तरीके से बेलनाकार हुआ। तो यहाँ पे बीच में क्या है, एक ब्रेकअप लाइन बन जाती है, मतलब एकदम हल्का हो जाता है वहां पे क्रोमेटिन, ठीक है, धागेनुमा संरचना होती है, वहां पे बीच में क्या है, एकदम हल्की हो जाती है, मतलब टूटने की अवस्था में आ जाती है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ अंदर का मेटर इस तरीके से अलग अलग होने लगता है और उसके दो केंद्रक बनने की संभावना से यहाँ पे बन जाती है, एक यहाँ पे केंद्रक, एक इधर केंद्रक, और ये सब बंटने की प्रोसेस यहाँ पे आगे बढ़ जाती है, ठीक है।
इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज। क्लियर। अब फिर ये तीसरी अवस्था है। तीसरी के बाद में यहाँ पे ये चौथी अवस्था है, जिसमें ये जो बेलनाकार आकृति थी किसकी, कोशिका की, ये टेलोफेज अवस्था में आके बीच में दब जाती है। जैसे कि यहाँ पे ये इस तरीके से होगी, ठीक है। एक गोला इधर बनने लगा, एक गोला इधर बनने लगा, मतलब एक कोशिका इधर बनने लगी, एक कोशिका इधर बनने लगी, ये बटने लगी है, ठीक है। दो अलग बनने वाली है। पहले ऐसी थी तो यहाँ से बीच में से दबी और यहाँ पे इस तरीके से हुई, अब दो अलग अलग दिखने लगेगी, ठीक है। अभी क्लियर नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पूरी तरीके से बनी नहीं। अब ये टेलोफेज में ये अवस्था है, उसके बाद एनाफेज आता है, ठीक है। एनाफेज में क्या होता है कि ये लगभग लगभग बनने वाली होती है, यहाँ से लगभग टूटने वाली होती है, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से टूटने वाली होती है, तो अब इसका जो केंद्रक, एक केंद्रक इधर और एक केंद्रक इधर, मतलब से कि यहाँ पे दो कोशिकाओं का निर्माण लगभग लगभग 90% हो चुका है। किसमें, किस अवस्था में, एनाफेज की अवस्था में, ठीक। उसके बाद में पांचवी अवस्था में इधर जाएंगे, ये छठी अवस्था रहेगी, क्योंकि चौथी यहाँ पे ये वाली, पांचवी ये है और छठवीं ये है, ठीक है। तो इस अवस्था में ये एनाफेज में जो था वो अलग अलग कोशिकाएं बन जाएगी और यहाँ पे संतति कोशिकाएं आ जाएगी, ठीक। कौन सी कोशिकाएं, संतति कोशिकाएं बोलेंगे इसको। क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक ही कोशिका से दो संतान उत्पन्न हुई है, ठीक है। इन कोशिकाओं से ही ये दो संतान उत्पन्न हुई है, मतलब दो कोशिकाएं बनी हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संतति कोशिकाएं। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से कोशिका विभाजन में हमने से देखा समसूत्री विभाजन, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें से ही क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना बनती ही। अर्धसूत्री में से कोई इतना संभावना नहीं है, असूत्री में बिल्कुल संभावना नहीं होती, उसमें केवल एक ही क्वेश्चन दे सकते यदि देना होगा तो, और वो है कि असूत्री विभाजन किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है। तो सिंपल इसको याद रखना, असूत्री विभाजन शैवाल, कवक, जीवाणु, इस प्रकार के जीवों में पाया जाता है, ठीक है। शैवाल, कवक और जीवाणु में, तो इस टाइप के जो जीवाणु होते हैं उसमें असूत्री विभाजन होता है। बाकी अन्य जीव जंतुओं में कौन से विभाजन होते हैं, दो प्रकार के, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री को अर्धसूत्री मत समझ लेना, ठीक है, क्योंकि अर्धसूत्री और असूत्री अलग अलग है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि जो असूत्री विभाजन शैवाल, कवक और जीवाणु इनमें होता है, और समसूत्री और अर्धसूत्री ये अन्य प्रकार के जीव जंतु, समस्त प्रकार के जीव जंतु में ये दोनों होते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये सब कुछ, और आपको यहाँ पे हर चीज से कि लगभग आपको कंप्लीट करवा दी इसमें समसूत्री विभाजन का, ठीक है। समसूत्री विभाजन का यहाँ पे कंप्लीट है, और असूत्री विभाजन से ज्यादा कोई डाटा नहीं आता है, इसलिए उसको हम ज्यादा कोई खास डिस्कस नहीं करेंगे। उसका केवल नाम याद रखो तो भी काफी है कि असूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ पे ये चीजें सारी कंप्लीट हुई होगी, आपको समझ में आया होगा। यदि आपको यहाँ पे 10% भी मान लो से कि समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि इससे कि आपके साथ में वो भी से कि यहाँ पे इस वीडियो का प्रॉफिट उठा पाए। और जो भी आपको से कि कोई डाउट हो, कुछ कमेंट वगैरह करना हो तो कमेंट करें, ताकि इससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो हम समझ सके और हम उसका रिप्लाई दे सकें, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।